रूल ऑफ थ्रीज के बारे में जानते हैं? इसके मुताबिक एक इंसान 3 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकता है, 3 दिन बिना पानी और 3 हफ्ते बिना खाए। लेकिन क्या होता है जब बिना खाए 3 हफ्तों से ज्यादा बीत जाए? अप्रैल 1846, 87 लोग, 29 मर्द, 15 औरतें और 43 बच्चे, सब कैलिफोर्निया जा रहे थे, नए घर की तलाश में, नए सपनों के साथ। उनमें से 42 कभी नहीं पहुंचे, और जो 45 पहुंचे उन्होंने वो किया जो इंसानियत की हर सीमा पार कर जाता है। कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुन ले। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित, और आज की कहानी भूतों की नहीं है, ना किसी श्रापित जगह की है, ना किसी डायन की। आज की कहानी भूख की है। ऐसी भूख जो इंसान से इंसानियत छीन लेती है, ऐसी भूख जिसमें एक मां अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए वो करती है जो सोचने से भी रूह कांप जाए। ये कहानी है डोनर पार्टी की, अमेरिका के इतिहास का सबसे भयानक सफर। (1846) अमेरिका में एक नई बीमारी फैल रही थी। इसका नाम था कैलिफोर्निया फीवर। लोग कहते थे कैलिफोर्निया में ज़मीन मुफ्त है, मौसम गर्म है, फसल अपने आप उगती है, बस एक बार पहुंच जाओ। स्प्रिंगफील्ड इलिनॉय में 2 भाई रहते थे, जॉर्ज और जैकब डोनर, अमीर जमींदार, और उनका एक साथी था जेम्स रीड, कामयाब बिजनेसमैन। इन्होंने फैसला किया अपने पूरे परिवार को लेकर कैलिफोर्निया जाएंगे। बीवियां, बच्चे, नौकर, बैलगाड़ियां, सब कुछ। अप्रैल में निकले 87 लोग, 23 बैलगाड़ियां, 2500 माइल का सफर। अंदाजा था 4 से 6 महीने लगेंगे। पहले कुछ हफ्ते ठीक गए, अच्छा मौसम, अच्छा पेस, लोग खुश थे। बच्चे खेल के थक जाते थे, शाम को कैंप फायर के आसपास गाने गाए जाते थे, कैलिफोर्निया के सपने सजाए जाते थे। फिर उन्होंने एक फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लैर्स फोर्ड हास्टिंग्स, एक आदमी जिसने एक किताब लिखी थी, द एमिग्रेंट्स गाइड टू ओरिगन एंड कैलिफोर्निया, उसमें एक नए रास्ते का जिक्र था, एक शॉर्टकट जो सपोजिटली 400 माइल बचाता था। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो शॉर्टकट कभी किसी ने बैलगाड़ी से क्रॉस नहीं किया था, खुद हास्टिंग्स ने भी नहीं। फोर्ट ब्रिजर पहुंचने पर ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया। ज्यादातर लोगों ने पुराना आजमाया हुआ रास्ता चुना, लेकिन डोनर पार्टी ने शॉर्टकट लिया। जरा सोचिए, एक अनदेखे रास्ते पर 87 लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी, सिर्फ एक किताब पढ़कर, जिसे लिखने वाले ने खुद वहां से कभी ट्रैवल नहीं किया था। किसी ने रोका भी। फोर्ट लैरामीन में जेम्स रीड का एक पुराना दोस्त मिला। उसने कहा, मत जाओ उस रास्ते से, लेकिन रीड ने नहीं सुनी। हास्टिंग्स कट ऑफ सिर्फ नाम के लिए एक शॉर्टकट था। हम लोग अक्सर डिस्टेंस को किलोमीटर या माइल में नापते हैं, लेकिन कुछ दूरियों का नाप खून पसीने से होता है, वक्त से होता है। 400 माइल बचाने की जगह 1 महीने का वक्त बर्बाद हुआ। पहाड़ों के बीच पेड़ काट कर रास्ता बनाना पड़ा, नमक का रेगिस्तान पार करना पड़ा, पानी नहीं था, बैल मरने लगी, गाड़ियां छोड़नी पड़ी, और सबसे बुरी बात, सर्दी आ गई। सिएरा नेवाडा का पहाड़ सामने था, और उनके पीछे सर्दी का पहला तूफान। 28 अक्टूबर 1846 बर्फ गिरनी शुरू हुई, ऐसी बर्फ जैसे उन पहाड़ों ने पहले कभी नहीं देखी थी। रास्ता बंद, आगे कुआं, पीछे खाई। 87 लोग एक झील के किनारे फंस गए। उन्होंने बैलगाड़ियों के तख्तों से चबूतरें बनाई, चमड़े के टुकड़ों से छतें ढकी। डोनर परिवार 6 माइल दूर आल्डर क्रीक पर रुका। पहले हफ्तों में उन्होंने अपने बैलों को काटा और खाया, फिर कुत्ते, फिर चूहे,
और जब सभी जीव जंतु खत्म हो गए तब बारी सूखी खाल की आई। और ऐसी खाल कहां मिलती? जूते। जी हां, जूते। चमड़े के जूते उबाले, फीते उबाले, बेल्ट उबाली, बैल की खाल जो छतें ढकने के काम आई थी उसे उबाल कर खाया। एक चिपचिपा, बेरंग, बेस्वाद चीज जिसे खाने से सिर्फ पेट का भरोसा होता था कि कुछ तो अंदर गया, लेकिन वो भी खत्म हो गया। दिसंबर आते आते 22 फीट बर्फ जमा हो चुकी थी। चबूतरे बर्फ के नीचे दब गए थे। अंधेरा, ठंड और भूख, ऐसी भूख जो इंसान को अंदर से खा जाती है। 15 दिसंबर को पहले इंसान ने दम तोड़ दिया, बेलिस विलियम्स। मौत का कारण भूख। फिर एक और एक और तब कुछ लोगों ने फैसला किया कि मदद लानी होगी वरना सब मर जाएंगे। 16 दिसंबर 15 लोग निकले, 15 सबसे मजबूत, जिनमें से 9 मर्द, 5 औरतें और एक 12 साल का लड़का था। उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया, द फॉरलॉर्न होप, उम्मीद जो खो चुकी हो। बैल की हड्डियों से बनाए गए स्नो शूज, 6 दिन का सुखाया हुआ गोश्त, एक बंदूक, एक कुल्हाड़ी, बस। अंदाजा था कि करीब 40 माइल दूर एक रांच है। असल में वो 90 मील दूर थी। 6ठे दिन खाना खत्म हो गया। चार्ल्स स्टैंटन बर्फ से अंधा हो चुका था, चल नहीं सकता था। उसने साथियों से कहा, आगे बढ़ो। और जब सब चले गए, वो बर्फ में बैठकर अपना पाइप सुलगा रहा था। वो आखिरी बार दिखा। फिर तूफान आया, आग जलती नहीं थी, लोग गिर रहे थे, मर रहे थे। और तब जिंदा लोगों ने मरने वालों की तरफ देखा। उन सब के दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था, इतना मनहूस, इतना खूंखार कि जानकर भी वो विचार जुबान पर नहीं आ रहा था। पर सब लोग एक ही चीज सोच रहे थे, सब्र की सीमा पार होने की थी। तभी एक इंसान ने मुर्दों की तरफ इशारा किया और कांपते हुए हाथों से अपने भूखे, गुदगुदाते पेट पर हाथ रखा। समझदार को इशारा काफी था। एक नियम बनाया गया, कोई अपने परिवार के इंसान को नहीं खाएगा। जरा सोचिए, आप एक पहाड़ पर फंसे हैं, आपके पास कोई खाना नहीं, आपके सामने आपके साथी का जिस्म पड़ा है और आप जानते हैं कि अगर आपने नहीं खाया तो बहुत जल्द आप भी किसी का भोजन बन जाएंगे। क्या करेंगे आप? 33 दिन लगे उन्हें मदद तक पहुंचने में। 15 में से 7 जिंदा बचे, 5 औरतें, 2 मर्द, आधे पागल, बर्फ से जले हुए हाथ पैर, सूखी चमड़ी, आंखें जो कुछ ज्यादा ही देख चुकी थी। पीछे झील के किनारे हालत और बिगड़ रही थी। पैट्रिक ब्रीन अपनी डायरी लिखता रहा, हर दिन सर्दी में, बर्फ में। उसने लिखा, मिस मर्फी ने कहा कि वो मिल्ट को खाने के बारे में सोच रही हैं। मिल्ट एलियट जो अभी जिंदा था। उसने लिखा, भगवान से माफी मांगता हूं जो लिखने जा रहा हूं। जब फरवरी में पहला बचाव दल पहुंचा, उन्होंने देखा कि कैंप बिल्कुल सुनसान लग रहा है। फिर बर्फ के नीचे से एक औरत का चेहरा दिखा, जिंदा। 12 लोग मर चुके थे, बाकी जो जिंदा थे उनके चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी थी, कुछ कपड़ों में लपेटी हुई, कुछ उबाली हुई। बच्चे खा रहे थे बिना ये जाने कि ये बकरी का मांस नहीं है, ये उनके अपनों का ही मांस है। 4 बचाव दल आए, एक के बाद एक। हर बार कुछ लोगों को ले गए, लेकिन सबको एक साथ ले जाना मुमकिन नहीं था। और हर बार जो लोग पीछे रह जाते थे, उन्हें वही करना पड़ता था जो पिछले लोगों ने किया। आखिरी बचाव दल अप्रैल में पहुंचा। कैंप में सिर्फ एक आदमी जिंदा था, लुइस कीसबर्ग। उसके सामने एक हांडी में इंसानी गोश्त पक रहा था। आसपास इंसानी हड्डियां, हाथ पैर, खोपड़ियां चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। जॉर्ज डॉनर का सर फाड़ा हुआ मिला, दिमाग निकाल लिया गया था। उसकी बीवी तमसेन, जो उसकी देखभाल के लिए रुकी थी, गायब। कीसबर्ग ने कहा कि वो रात को मर गई, लेकिन बचाव दल को शक था
उन्हें कीसबर्ग की जेब में डोनर परिवार का सोना भी मिला। एक बचाने वाले ने लिखा, इंसानी शव, हर तरह से काटे फाड़े हुए, इससे ज्यादा घिनौना नजारा मैंने कभी नहीं देखा। 87 में से 45 बचे, उनमें से 32 बच्चे थे। कुछ ने आगे चलकर कामयाब जिंदगी जी। जेम्स रीड सैन जोस अमीर आदमी बना। ब्रीन परिवार ने एक होटल चलाया, लेकिन कुछ कभी उभर नहीं पाए। मैरी ग्रेव्स, जो फॉरलॉर्न होप से होकर आई थी, उसने कहा, काश मैं रो सकती, लेकिन नहीं रो सकती। अगर मैं उस हादसे को भूल पाती तो शायद मुझे रोना आता। नैन्सी ग्रेव्स, जो उस वक्त 9 साल की थी, कभी मानने को तैयार नहीं हुई कि उसने क्या किया था। कहते हैं वो कभी अपनी माँ और भाई के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि उसने उन्हें खाया था। 7 साल की मैरी डोनर ने बाद में लिखा, मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश करी, पर मैं रोक नहीं पाई। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और मुझे मरने का डर था। कीसबर्ग, जिसे लोग द ह्यूमन कैनिबल कहते थे, जिंदगी भर से बेदखली में जीता रहा। एक इंटरव्यू में उसने कहा, क्या आप सोचते हैं कि कोई इंसान इतना घटिया होगा कि वो एक अकेली औरत को मारेगा, जब चारों तरफ पहले से लाशें पड़ी हैं? आज भी कैलिफोर्निया में वो झील है, द डोनर लेक, और वो पहाड़ी दर्रा, द डोनर पास। सर्दी में जब बर्फ गिरती है और हवा सीटी बजाती है, तो कहते हैं कभी कभी वहां से आवाजें आती हैं, बच्चों के रोने की, औरतों के चिल्लाने की, और कभी कभी किसी के चबाने की। लेकिन ये कहानी का सबसे भयानक हिस्सा ये नहीं है। डर इस चीज का लगता है कि हम चाहे जितने सिविलाइज्ड इंसान बन जाए, हम सबके अंदर एक जानवर छुपा है, और जब बात सर्वाइवल की आती है ना, तब ये जानवर बाहर आता है। वो नहीं सोचता कि क्या मॉरल है, क्या लीगल, उसे तो बस जिंदा रहना है, भले ही उसके लिए उसे अपने ही साथियों का शिकार क्यों ना करना पड़े। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को और फॉलो करते रहें हमारी प्लेलिस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज को।